प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 2 के 3rd चैप्टर सदिश विश्लेषण का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे पास 2 तरह की राशियां होती हैं। एक राशि कहलाती है अदिश। इन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब मैग्नीट्यूड परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती। जैसे दूरी, चाल, कार्य, समय, ये सब कैसी राशि है? अदिश राशि। दूसरी राशियां होती है हमारे पास सदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती हैं? जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, मतलब मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। और एक और चीज होती है, इन्हें त्रिभुज के नियमों का पालन करना चाहिए। तो वो राशियां क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। अब किसी सदिश राशि को कैसे निरूपित किया जाता है? जैसे मैं एक सदिश लिख रहा हूं, सदिश ए। सदिश ए ये बहुत बड़ा दिख रहा है ना, इसके ऊपर अगर मैं एरो लगा दूं तो ये सदिश ए ही पड़ा जाएगा। ये एरो का क्या है? हेड, नोक कहते हैं जिसे, और ये टेल जिसे पूंछ कहते हैं। तो किसी भी सदिश के ऊपर अगर एरो लगा देंगे तो वो सदिश राशि को व्यक्त करेगा किसी भी भौतिक राशि में, और इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। और ये क्या करते हैं? साथ में त्रिभुज के नियमों का भी पालन करते हैं। एक उदाहरण देता हूं। धारा एक तार में बहती है, धारा एक तार में बहती है, या तार की दिशा होती है तार में, किस दिशा में तार को ले जा रहे हैं, उसमें परिणाम भी है और दिशा भी है, फिर भी ये अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? पहला नियम कि अगर हम सदिश राशियों को कहेंगे तो वो बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती। ये 3 एम्पियर यहां से है, यहां कितनी होगी? 5 एम्पियर। तो धारा में 3 और 2 + 5 बीजगणितीय योग लगा, सदिश योग नहीं लगा। दूसरी चीज, जैसे धारा की दिशा परिवर्तन हो रही है लगातार तार में, यहाँ पे तो 2 एम्पियर धारा आई थी, तो हर जगह 2 एम्पियर धारा ही मिल रही है, और निकासी भी 2 एम्पियर की हो रही है। जबकि सदिश राशियों में क्या होता है? अगर दिशा को बदल दिया जाता है तो परिणाम क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब हमारे पास कितने प्रकार के सदिश होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, जिसमें केवल परिमाण है वो कौन सी राशि है? वो अदिश राशि है। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है तथा त्रिभुज के नियम का भी पालन कर रही है, वो कौन सी राशि है? वो सदिश राशि। समान सदिश, समान सदिश, इसमें 2 सदिश, दोनों के परिमाण बराबर हैं और दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इन्हें वेक्टर ए किसके बराबर आ गया? वेक्टर बी। ये समान सदिश कहलाएंगे। असमान सदिश या विपरीत, विपरीत सदिश, ये एक सदिश है। अगर मैं इसकी दिशा को बदल दूंगा तो ये इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा, परिमाण वही रहेगा लेकिन दिशा बदल जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा? विपरीत सदिश, मतलब नेगेटिव ऋणात्मक सदिश। क्या कहलाएगा? नेगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक सदिश। इसे ऋणात्मक भी कह देंगे, ऋणात्मक सदिश। अब समांतर सदिश, समांतर सदिश में क्या होगा? परिमाण बराबर हो या ना हो, एक दूसरे के समानांतर है। फिर एक टर्म आती है, उसे कहते हैं एकांक सदिश। इसे हम बहुत पढ़ेंगे, एकांक सदिश। इसपे किसी भी जो एकांक सदिश होते हैं ना, उसके ऊपर कैप लगाते हैं। जैसे सदिश राशियों पे एरो लगाते हैं ना, यहां कैप लगाते हैं। तो एकांक सदिश क्या होता है? उस सदिश के तथा उस सदिश के परिमाण के अनुपात को क्या कहते हैं? एकांक सदिश। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, उसकी दिशा वही होती है जो उसके वेक्टर की सदिश की दिशा होती है। फिर एकांक सदिश के साथ क्या हो जाएंगे? समतलीय सदिश। समतलीय सदिश में क्या होगा? एक ही तल में सदिश हैं,
सारे के सारे सदिश क्या कहलाएंगे? समतलीय सदिश कहलाएंगे। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये सब क्या है? एक ही तल में है, तो ये क्या कहलाएंगे? समतलीय सदिश कहलाएंगे। तो अगर एक ही बिंदु से जा रहे हैं, एक ही बिंदु से शुरू हो रखे हैं दो सदिश, तो ये क्या करेंगे? को इनिशियल वेक्टर, मतलब एक ही बिंदु से निकलने वाले सदिश। अब इन सदिशों का अध्ययन करने के बाद हम दो सदिशों के बारे में जानेंगे। एक है स्थिति सदिश और एक है विस्थापन सदिश। दोनों में अंतर क्या है? जब किसी भौतिक राशि को मूल बिंदु से निरूपित किया जाता है तो वो स्थिति सदिश कहलाती है। जैसे देखो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्स है। ये एक भौतिक राशि ए है जो मूल बिंदु ओ से प्रदर्शित की जा रही है, तो ओ ए को क्या कहेंगे? स्थिति सदिश। ये क्या होगी? ये कौन सी राशि है? ये बी है। बी भी क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश कहलाएगा। R1, इसे R1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसे R2 से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे? स्थिति सदिश। जब ये दोनों भौतिक राशियां चल रही है, सदिश चल रहे हैं, तो उनके बीच किसी समयांतराल में जो अंतर है, मूल बिंदु से एक साथ चले थे, तो ये क्या कहलाएगा? विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश। तो दोनों में अंतर है। ये मूल बिंदु से निर्देशित होते हैं, ये किसी समांतराल बार दो भौतिक राशियों, दो सदिशों के बीच का समांतर के साथ दूरी होती है, ये विस्थापन सदिश कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं किसी सदिश को अदिश से गुणन। जब किसी सदिश को अदिश से गुणा करते हैं, तो मान लिया हमारे पास एक R है और M A। M क्या है? यहां पे अदिश राशि है। M आगे लेंगे तो इसे S ले लेते हैं। चलो S क्या है? यहां पे स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। तो अगर S का मान 1 है तो R का मान किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर हो जाएगा। तो जैसे A ये था, ऐसे ही R इज इक्वल टू A हो जाएगा। यदि S का मान -1 है तो R का मान क्या हो जाएगा? -A हो जाएगा। तो यहां पे जैसे सदिश A था, यहां पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -A हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम किसी सदिश से अदिश की गुणा करते हैं तो वो अगर धनात्मक है तो परिणामी की दिशा वही होगी जो दिए गए सदिश की दिशा है। लेकिन अगर जो अदिश राशि है वो ऋणात्मक है तो परिणामी की दिशा दिए गए सदिश की दिशा की क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। एक उदाहरण लेते हैं। P संवेग, M द्रव्यमान गुणा वेग। ये देखो, जब हमने इससे गुणा करा अदिश राशि से, द्रव्यमान अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, तो हमें कौन सी राशि मिली? सदिश राशि मिली। अब सदिशों को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है? दो सदिशों को मुझे जोड़ना है, दो सदिशों को मुझे घटाना है, तो कैसे जोड़ूंगा और घटाऊंगा? सबसे पहले सदिशों को जोड़ने और घटाने के लिए हम दिशा लेते हैं। क्या लेते हैं? दिशा। कैसे दिशा लेते हैं? देखो बेटा, सदिशों को जोड़ना, दो सदिशों को जोड़ना। सबसे पहले स्टेप में लूंगा, मैं दिशा लूंगा। कैसे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसका न्यूज बनता है ना। इससे न्यूज का मतलब होता है जो घटनाएं घटित हो रही हैं इधर उधर, किस दिशा में, पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में, उनको मिला के न्यूज वर्ड बनाए। तो मैं पहले दिशा लूंगा, फिर मैं स्केल लूंगा। क्यों लूंगा मैं स्केल? मैं दो अक्ष पे मान रहा हूं। एक्स अक्ष पे क्या मान मैंने स्केल लिया वो मानूंगा, वाई अक्ष पे कितना मैंने स्केल लिया वो मानूंगा। मान लिया मेरा बल लग रहा है न्यूटन में, तो 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं। ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करूंगा? उन सदिशों को उनकी दिशा के साथ अलग अलग दिशा के साथ निरूपित कर दूंगा।
कितना परिमाण है, मान लीजिए 4 न्यूटन था तो 4 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर दिया। ये 60 डिग्री के कोण पे था, 4 न्यूटन ही, तो मैंने 4 न्यूटन 60 डिग्री के कोण पे बना दिया। अब तीसरे स्टेप में क्या करूंगा, सदिश ए को बनाऊंगा, सदिश ए के हेड से सदिश बी को बनाऊंगा और सदिश ए की पूंछ को सदिश बी के हेड से क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, परिणामी सदिश, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है बेटा, ये दिशा, ये जोड़ना हो गया। अब मुझे घटाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ही स्टेप लेके चलूंगा। दो सदिशों को घटाना है, घटाना, तो मैं ऐसे ही स्टेप लेके चलूंगा। पर मैं सबसे पहले क्या लूंगा, मैं सबसे पहले दिशा लूंगा। ठीक है, उन दिशाओं को क्या करूंगा, फिर स्केल लूंगा कि मेरा एक्स एक्सिस पे क्या मैंने मान रखा, वाई एक्सिस पे क्या मान रखा, फिर दोनों सदिशों को अलग अलग निरूपित करूंगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, सदिश ए को निरूपित करूंगा और सदिश बी की दिशा को क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। जब मैं विपरीत कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक सदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक सदिश हो जाएगा। फिर सदिश ए को निरूपित करूंगा, मैं सदिश ए को निरूपित किया मैंने, ठीक है, फिर मैंने सदिश बी को निरूपित किया माइनस बी, तो ये मेरे पास परिणामी आ जाएगा। सदिश ए के हेड से सदिश बी को ड्रॉ किया, फिर सदिश ए की पूंछ से सदिश बी के हेड को ज्वाइन करा, तो जोड़ दिया, तो ये क्या आ गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये घटाना हो गया दो सदिशों का। ठीक है, अब मैंने घटाना देखा, मैंने जोड़ना देखा, मैंने दो सदिशों को एक बनाया। अब सदिशों का वियोजन क्या होता है, सदिशों का वियोजन मतलब मैंने यहां पे दो सदिशों का एक बनाया था, वियोजन में एक सदिश को दो बनाऊंगा। ये क्या कहलाता है, सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन, इसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। हमारे पास एक सदिश है, देखो इधर, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। हमारे पास एक सदिश है ए, इसे मुझे घटकों में वियोजित करना है। किसमें वियोजित करना है, घटकों में वियोजित करना है। तो मैं घटकों में वियोजित करने के लिए क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहां पे एक लंब डालूंगा, यहां पे एक लंब डालूंगा, इसके साथ क्या होगा, आई कैप, मतलब एकांक सदिश एक्स एक्सिस के अनुदिश। जे कैप क्या है, एकांक सदिश किस एक्स के अनुदिश, वाई एक्स के अनुदिश। तो ये कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहां पे कितना ये सदिश हो जाएगा, एक्स एक्स में ए वाई ए एक्स और वाई एक्स में क्या हो जाएगा, ए वाई, तो ये भी ए वाई हो जाएगा। ओ पी क्यू एस, ओ पी क्यू आर, ठीक है, इसे नहीं देते, ओ पी क्यू। अब ये दोनों समानांतर है, तो ये ए वाई था, ये भी ए वाई हो गया। अब मुझे ए सदिश को दो उसमें तोड़ना है, तो ए सदिश कैसे लिखा जाएगा, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अनुदिश, मतलब आई कैप मैंने केवल परिमाण लिया एक्स एक्स के अनुसार और उसके साथ एकांक सदिश लिया, इसने दिशा को दिखा दिया। इसका वाई एक्स और अनुदिश परिणाम लिया और वाई एक्स अनुदिश मैंने क्या लिया, एकांक सदिश लिया। अब मैं अगर मेरे को उसका परिमाण ज्ञात करना है तो मैं कैसे करूंगा, परिमाण कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, मतलब ए एक्स का स्क्वायर वाई जे इसमें ए वाई का स्क्वायर, इससे परिमाण मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब मैं लेता हूं त्रिभुज ओ पी क्यू में, देखो ओ पी क्यू में कॉस थीटा का मान क्या होगा, आधार ओपी अपॉन ओ क्यू, मतलब ए एक्स अपॉन ए।
नेक्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू a cos थीटा। ये क्या कहलाएगा, क्षैतिज घटक। कौन सा घटक कहलाएगा, क्षैतिज घटक। अब इसी त्रिभुज में देखो साइन थीटा किसके बराबर होगा, लंब PQ अपॉन OQ, AY अपॉन A। तो AY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A साइन थीटा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है साहब, इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। अब समीकरण ये 1 होगी, ये 2 होगी। ठीक है साहब, अब समीकरण 2 बटे समीकरण 1 भाग कर दिया, तो क्या हो गया, AY अपॉन AX, क्या आ गया आपका, A साइन थीटा अपॉन A cos थीटा। तो ये क्या हो गया, AY अपॉन AX इज इक्वल टू tan थीटा। एक समीकरण ये आ गया। फिर क्या किया, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर, दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ दिया। तो क्या आया, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, तो ये क्या आया, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये A स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। अब हम जो नियम करने जा रहे हैं वो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये समझ में आ गया आपको, वो है त्रिभुजों के सदिश योग का नियम। त्रिभुजों के सदिश योग का नियम। तो हम कहते हैं ना त्रिभुज के नियम का पालन करना चाहिए, हमने पहले किया था। तो वो नियम क्या है, उस नियम को बताने जा रहे हैं। दो सदिशों को जोड़ने का त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम। क्या कहता है ये कहता है अगर दो सदिश परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करते हैं, दो सदिश परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को निरूपित करेगी। परिणामी मतलब रिजल्टेंट को। यहां से एक लंबर डाल दिया, यहां से एक लंबर डाल दिया, इन दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा, और ये वाला कोण कितना है, फाई। ओ पी क्यू एस। ठीक, अब इसमें क्या लिया, त्रिभुज पी एस क्यू में कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, पी एस अपॉन पी क्यू, पी एस अपॉन बी। तो पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, बी कॉस थीटा। जैसे अभी हमने घटकों में भी अर्जित किया था, साइन थीटा कितना हो जाएगा, एस क्यू अपॉन पी क्यू, एस क्यू अपॉन बी। तो एस क्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी साइन थीटा। ये द्वितीय समीकरण। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। त्रिभुज ओ एस क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे पर में, तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर। तो ओ एस को कैसे लिखूंगा मैं, ओ एस है
ओपी प्लस पीएस, ओपी प्लस पीएस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर, ओक्यू प्लस ओक्यू क्या है हमारे पास आर, आर स्क्वायर, ओपी ए, पीएस बी कॉस थीटा, एस क्यू बी साइन थीटा। आर स्क्वायर कैसे लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आर स्क्वायर लिखूंगा अब कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो अब क्या लिखा जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक। तो इसे इस रूप में भी लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है सर। अब जो कोण बनेगा tan अल्फा, tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा लंब बटे आधार एस क्यू अपॉन ओ एस, एस क्यू ओ एस को कैसे लिखूंगा, ओपी प्लस पी एस, tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा यहां पे, बी कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा। तो इस तरह ये दो सदिशों के जोड़ने के त्रिभुज नियम में हमें परिणामी मिला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और tan अल्फा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा। अब जोड़ने का त्रिभुज नियम हमने कर लिया, अब हम समांतर चतुर्भुज नियम करें। समांतर चतुर्भुज नियम ये कहता है, अगर दो सदिश परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करें तो उनके मिलाने वाले बिंदु से जो विकर्ण खींचा जाएगा वो किसको निरूपित करेगा, परिणामी सदिश को निरूपित करेगा। यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करें, ठीक है, किसको, दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करें, तो उनका जो विकर्ण है कटान बिंदु से जो विकर्ण है वो किसको सब निरूपित करेगा, परिणामी सदिश को। साहब इसको आगे मिला दिया, इससे लंब डाल दिया, ये ओ पी क्यू एस और इसे टी मान दिया। ये कोण थीटा है, ये कोण अल्फा है और ये कोण 90 डिग्री है। बस दोनों के स्टेटमेंट में अंतर है। इसमें क्या कहता है, अगर दो सदिश परिणाम दिशा में दो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करे तो उसके कटान बिंदु से निकलने वाला विकर्ण किसको निरूपित करेगा, परिणामी सदिश को निरूपित करेगा। फिर डेरिवेशन वैसे ही होना है, त्रिभुज पी एस क्यू में cos थीटा पी एस अपॉन पी क्यू, तो पी एस इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, साइन थीटा एस क्यू अपॉन पी क्यू, तो क्यू एस क्यू इज इक्वल टू बी साइन थीटा। फिर ये वाला त्रिभुज ले लेंगे ओ एस क्यू में, इसी तरह से वर्क करेंगे, ये आंसर रहेगा। फिर tan अल्फा ले लेंगे एस क्यू अपॉन ओ एस, बिल्कुल डिट्टो डेरिवेशन ऐसे ही होना है, कोई वो उसमें कोई चेंज नहीं है। अब बस अपने नाम चेंज मत करना, जो ओ पी क्यू एस लिखा है इसी तरह से नाम लिख के चलना, या टी ले लेना, ठीक है, इसका कोई काम ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम चतुर्भुज का भी नियम और त्रिभुज के नियम का डेरिवेशन किया, उत्पत्ति क्या एक ही है। अब हम आते हैं, अब हम एक विमीय, दो विमीय और त्रिविमीय सदिश को कैसे लिखते हैं।
एक विमीय, दो विमीय और त्रिविमीय सदिश को हम कैसे लिखते हैं वो हम बताएंगे। देखो, दो विमीय हम बता चुके हैं, हम त्रिविमीय ले रहे हैं। सिंपल है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। इसके अनुदिश एकांश सदिश आई कैप है, इसके अनुदिश जे कैप है और इसके अनुदिश के कैप है। कोई वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। और इसका परिणाम कैसे हो जाएगा? वेक्टर ए का परिणाम आई कैप का स्क्वायर, जो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप क्या मतलब, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। जैसे हमने एक सदिश लिया ए इज इक्वल टू कितना है, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, माइनस 3 के कैप ले लेते हैं जिससे कंफ्यूजन हो जाए। तो अगर इसका परिणामी सदिश निकालना है तो क्या हो जाएगा? आई कैप का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, जे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर के साथ जो है, तो कितना हो जाएगा? ये 4 प्लस 1 प्लस 9 कितना आ गया? √14। इस तरह से परिमाण की क्या कर लेंगे? गणना कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं हम कि हमारा दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपात, परमाणु के गुणनफल तथा उनके बीच में कॉस एंगल के बराबर होता है। गुणनफल के मतलब ए डॉट बी क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कॉस थीटा। कैसे? ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, तो बी इस दिशा में बी का कौन सा सदिश आ जाएगा? बी कॉस थीटा, ये थीटा एंगल। तो दोनों सदिशों के परिणाम तथा उनके बीच कोज्या कोण के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। इसके गुण क्या होते हैं? ये क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय गुण जो है विनिमय नियम को पालन करता है। कैसे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये वितरण नियम को पालन करता है। किस नियम को? वितरण नियम को। वितरण नियम में क्या होता है? जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो इसे कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तीसरा, अगर इनके बीच में कोण 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए बी कॉस 90 डिग्री मतलब 0। दो, अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा? 0 होगा। चौथा, अगर किसी सदिश को अपने आप से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ए कॉस 0 डिग्री मतलब ए स्क्वायर। ये इसके गुण हैं। अब कुछ मेन पॉइंट यहां पे बताते हैं आपको। हमने अभी त्रिविमीय सदिश लिया था, डिटेल में बताते हैं इसे, छोड़ो। तो अब इनके जो एकांश सदिश होते हैं वो कैसे जाते हैं, उनकी गणना कैसे करते हैं, इधर देखेंगे। देखो, हमारे पास ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। इसके अनुदिश आई कैप, इसके अनुदिश जे कैप और इसके अनुदिश के कैप।
तीनों एक दूसरे के लंबवत है। जब मैं आई डॉट आई निकालूंगा तो क्या होगा, ये आई cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। इसका परिणाम क्या होता है, ए। तो इसका मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनका मान क्या होता है, एक होता है। अगर मैं आई डॉट जे लूंगा, दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री, आई जे कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0। को ध्यान रखना न्यूमेरिकल करते वक्त इन गुणों को, राइट। अब देखते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। कैसे निकालते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दोनों सदिशों के परिणामों के, उनके बीच साइन थीटा और एकांक सदिश इसके साथ आता है। देखो एक तल में दो सदिश है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनके बीच में कोण कितना है, थीटा। तो जो परिणामी सदिश होगा ना, वो इन दोनों तल के लंबवत होगा, इन दोनों सदिशों के तल के क्या होगा, लंबवत होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसकी दिशा वही होगी जो एकांक सदिश की होगी। तो इन दोनों के परिणामों के गुणनफल, उनके बीच साइन कोण और एन कैप। तो ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। इन दोनों का क्या होता है, सदिश राशि होता है, जबकि उसका क्या होता था, अदिश गुणनफल, अदिश राशि होता है। इनके गुण क्या है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, पहला नियम। ये वितरण नियम का पालन करते हैं, कैसे, वेक्टर ए डॉट क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तीसरा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है बेटे, 1 अधिकतम। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री, तो दोनों के परिणामों के बराबर हो जाएगा। यदि समानांतर है दोनों सदिश, 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी साइन 0 डिग्री दैट इज 0। तो कुछ गुण है जो दो सदिशों के सदिश गुणनफल के हैं, इस पे आपको न्यूमेरिकल करने होंगे, इनके कुछ गुणनफल बताते हैं। ठीक है बेटा, इनके कुछ गुणनफल बताते हैं। देखो ये ऐसे चलता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर आई कैप। इसमें वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर के होता है, और उल्टा लिखना है तो माइनस साइन आ जाएगा। वेक्टर जे फिर वेक्टर क्रॉस के वेक्टर के इज इक्वल टू आई कैप, उल्टा लिखना है तो माइनस के क्रॉस जे हो जाएगा। वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई इज इक्वल टू जे कैप होता है, उल्टा लिखोगे वेक्टर आई कैप माइनस के कैप हो जाएगा। इन गुणों को ध्यान रखना है, ये उल्टे चलते हैं घड़ी की दिशा के विपरीत। ठीक है, तो अब इनका जो गुणनफल है, मैंने आपको बताया दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश होता है, जबकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, स्केलर प्रोडक्ट। दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि है, और अदिश गुणनफल क्या है, अदिश राशि है। इसमें
सदिश आपको प्राप्त होता है, उसमें आपको अदिश प्राप्त होता है। एक चीज और कैलकुलेट करनी बता रहा हूं कि जब हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम एक मान लिया हमारा वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप में, और वेक्टर बी कितना है मेरे पास, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, जेड ही बना देते हैं। जब मैं ए डॉट बी निकालूंगा तो मैं कैसे गणना करूंगा ये बता रहा हूं आपको, इससे आपको न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देखो मैं आई को आई से गुणा करूंगा, मेरे को 1 मिलेगा। मैं जे को जे से गुणा करूंगा 1 मिलेगा, और मैं के को के से गुणा करूंगा तब मुझे 1 मिलेगा। और जब मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1, और आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई 0। तो मैं जब लिखूंगा इसे, इस प्रॉपर्टी को यूज करके, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, बाकी एक्स को बी वाई बी जेड से गुणा करूंगा 0 होगा। फिर ए वाई बी वाई जे डॉट जे, बाकी 0 होगा। फिर ए जेड बी जेड के डॉट के, बाकी क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या बचेगा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यहां पे कहीं भी सदिश राशि नहीं आ रही है, इसलिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। इसी तरह न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। अब मैं दूसरा बता रहा हूं, मैं सदिश गुणनफल कैसे कैलकुलेट करूंगा ये आप देख लीजिए। देख लिया। अब मैं सदिश गुणनफल कैसे गणना करूंगा वो आप देखिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहां पे क्या लिखूंगा, आई कैप, जे कैप और यहां पे लिखूंगा के कैप। तो यहां पे पहले ए है, ए के परिमाण लिख लूंगा, फिर बी के परिमाण लिख लूंगा, बी वाई और बी जेड। इसे प्लस लूंगा, इसे माइनस, इसे प्लस। जब मैं आई कैप लूंगा ना, तो मैं इसका हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन छिपा लूंगा, मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर छिपा लूंगा। जो मेरे को दिखाई दे रहा है मैं वो लिखूंगा। क्या दिखाई दे रहा है, ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड। फिर मैं माइनस जे कैप लूंगा। अब मैं जे कैप को छिपा लूंगा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा दोनों। अब क्या नजर आ रहा है, ए एक्स बी एक्स, ए जेड बी जेड, ए एक्स ए जेड, बी एक्स बी जेड। फिर प्लस के कैप ले लूंगा। अब के कैप में फिर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा छिपा लूंगा। क्या मुझे नजर आ रहा है, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई। ठीक है साहब। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, इज इक्वल टू आई कैप। मैं ऐसे गुणा करूंगा, पहले ऊपर से नीचे, फिर माइनस साइन, फिर ऊपर से नीचे। कैसे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे कैप। जे कैप में भी ऐसे ले जाऊंगा, ए एक्स बी जेड, पहले एक्स बी जेड, फिर ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, फिर प्लस के कैप। इसमें भी ऐसे ही चलूंगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस तरह यहां पे आई कैप, जे कैप, के कैप परिणामी में आ रहा है।
आई कैप जे कैप क्या होते हैं, सदिश राशि को निरूपित करते हैं। इसलिए दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है, और कोई न्यूमेरिकल भी आएगा तो इसी तरह आप कैलकुलेट करें। बेटा मैंने आपको सदिश विश्लेषण को बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है, और ये कोशिश मेरी लगातार रहेगी। अन्य जो नेक्स्ट चैप्टर भी यूट्यूब में जो वीडियो डालूंगा उनमें भी कोशिश करूंगा अपनी भाषा को और सरल से सरल, और जो उत्पत्ति हो रही है, जो डेरिवेशन कर रहे हैं, वो और सरल से सरल बना सकूं। पर बेटा एक चीज मैं हर बार वीडियो में बताता हूं कि मैं जिन नोट्स को प्रयोग करता हूं, अपनी लिखी हुई बुक के नोट्स को प्रयोग करता हूं। ये बुक एमबीडी की मैंने ही लिखी है, तो अगर आप इसे ले सकते हैं। भौत की कक्षा 11 की मैंने लिखी है। मैं डीपीएस मलिक हूं, जो डीएवी इंटर कॉलेज करणपुर देहरादून में भौतिक पढ़ाता हूं। अगर मेरा आपको समझाना समझ में आ रहा है तो मैं वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक में जाकर वीडियो जरूर देखें। मैं इसी तरह आपको कोशिश करूंगा पूरी कक्षा 11 की भौतिकी की सभी अध्यायों की, सभी इकाइयों के यूट्यूब में लेक्चर आपको देता रहूं। धन्यवाद।